तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और राठौर फ्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 12th क्लास हिस्ट्री 2019 पेपर का सेट ए के जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन से विद आंसर के। ये वीडियो खासकर बोर्ड वालों के लिए हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण लिखो। तो अशोक के बाद राज्य की बागडोर दशरथ, संपत्ति और वृद्ध अर्थ जैसे राजाओं के हाथ में आ गई और ये सभी शासक जो थे निर्बल थे, यानी कि कमजोर थे। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मणों ने जब अशोक के मन में बौद्ध धर्म के लिए श्रद्धा देखी तो वे मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। आखिर उन्होंने इस वंश का अंत कर दिया। मतलब जो ब्राह्मणों का भी इस वंश का अंत करने में हाथ था। अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाकर युद्धों से मुंह मोड़ लिया। फलस्वरूप सैनिकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल सका और वे विद्रोह को न दबा सके। देखो, फिर जब तक सैनिकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो ये भी एक मुख्य कारण था। और राज्य को कमजोर होता देखकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार मौर्य वंश का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। उसके बाद आता है किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किताब उल हिंद है, ये अल बैरूनी की लिखी हुई है। तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अल बैरूनी की कृति है और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और प्रथाओं और सामाजिक जीवन, भारतोल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, यानी कि बांटा गया है। तो अल बैरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है और आरंभ में एक प्रश्न है, इसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन है और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की गई है। और आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि अल बैरूनी का गणित की ओर झुकाव था। इसी कारण ही उसकी पुस्तक, जो लगभग एक ज्यामितीय संरचना है, बहुत ही स्पष्ट बन पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के विकास में क्या योगदान था। तो आरंभिक 3 राजवंश, विजयनगर का पहला राजवंश, आरंभिक 3 राजवंश मतलब इसमें कुल 3 राजवंश हुए हैं। पहला राजवंश, विजयनगर का पहला राजवंश सुगम राजवंश कहलाता है और इस वंश ने 1485 तक शासन किया और उन्हें सुलुवों ने उखाड़ फेंका। यानी कि पहला वंश था वो संगम राजवंश था और सुलुवों ने है संगम राजवंश का अंत कर दिया, और जो कि सैन्य कमांडर थे और वो 1503 तक सत्ता में रहे। यानी कि 1485 तक ये रहे और 1503 तक ये रहे। और इसके बाद आता है तुलुवों ने उनका स्थान ले लिया। अब तुलुवों ने किसको उखाड़ फेंका, अब सुलुवों को हरा दिया तुलुवों ने। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसके शासन की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था और 1512 ईस्वी तक उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने उड़ीसा के शासकों का दमन कर दिया और 1520 में उसने बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह पराजित कर दिया। भले ही सदा राज्य सैनिक तैयारियों में जुटा रहता था, फिर भी यह असीम शांति और समृद्धि के वातावरण में फला फूला। कृष्णदेव राय को कुछ शानदार मंदिरों के निर्माण तथा महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर भी बसाया और विजयनगर के बारे में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। यानी कि उसने मंदिरों का निर्माण कराया और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी थी उन पर, उनके बीच के जो क्षेत्र थे उन पर अपना अधिकार कर लिया।
और उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के जो समीप नगलपुरम नामक उपनगर था वो भी उसी ने बसाया था। तो ये तुलु वंश का जो तीसरा वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो ये था कृष्णदेव राय के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना कीजिए। तो गांव की पंचायत गांव के बुजुर्गों की सभा होती थी और वे प्राय प्राय वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। जिन गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे वह पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। और यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों के प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। पंचायत का निर्णय गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का मुखिया पंचायत का मुखिया, तो ये हम जानते हैं पंचायत के मुखिया के बारे में। तो पंचायत के मुखिया को मंडल कहते थे और कुछ स्रोतों से प्रतीत होता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी और मुखिया अपने पद पर तभी बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। भरोसा न होने पर बुजुर्ग उसे हटा सकते थे। गांव के आय व्यय और हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार करवाना मुखिया का काम होता था और इस काम में पंचायत का पटवारी उसकी सहायता करता था। उसके बाद आता है पंचायत का आम खजाना। तो पंचायत का खर्चा गांव के एक आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। समय समय पर गांव का दौरा करने वाले अधिकारियों की आवभगत का खर्चा भी इसी खजाने से किया जाता था और इस कोष का प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। आगे नेक्स्ट है ग्रामीण समाज का नियमन। तो आइए हम देखते हैं कैसे ग्रामीण समाज का नियमन होता था। पंचायत का एक बड़ा काम ये देखना था कि गांव में रहने वाले सभी समुदाय के लोग अपनी जाति की सीमाओं के अंदर रहें। पूर्व भारत में सभी शादियां मंडल की उपस्थिति में होती थी। मंडल यानी मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था उसे मंडल कहते हैं। तो गांव के मुखिया की निगरानी में पूर्व भारत में शादियां होती थी और जाति की अवहेलना को रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। पंचायतों को जुर्माना लगाने तथा किसी कोष को समुदाय से निष्कासित करने जैसे अधिकार प्राप्त थे और समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके अंतर्गत दंडित व्यक्ति को दिए गए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति व्यवसाय से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का उद्देश्य जातिगत रिवाजों की अवहेलना को रोकना था, यानी कि जो भी जाति के जो भी मतलब रीति रिवाज है अगर उनकी कोई अवहेलना करता है, अगर कोई अपनी जाति के विरुद्ध जाता है, जैसे दूसरी जाति में शादी कर लेता है तो वो जाति के विरुद्ध माना जाता था। तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाता था और गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। तो वो अपने व्यवसाय से, अपने रोजगार से और अपने गांव से, अपने परिवार से हाथ धो बैठते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है औपनिवेशिक काल में पर्वतीय शहर क्यों विकसित हुए। तो छावनियों की भांति हिल स्टेशन भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक विशेष पहलू था। हिल स्टेशन की स्थापना तथा आवास का कार्य सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से जुड़ा था और गोरखा युद्ध जो कि 1815 से 16 से हुआ था के दौरान शिमला की स्थापना की गई। अंग्रेज मराठा 1818 युद्ध के दौरान अंग्रेजों की माउंट आबू के प्रति जो है वो रुचि बढ़ गई और जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ये हिल स्टेशन सैनिक के ठहराने, सीमा की निगरानी करने और शत्रु के विरुद्ध हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। उसके बाद इसका ये महत्व देखते हैं। तो महत्व था भारतीय पर्वतों की मृदु और ठंडी जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती थी, विशेष रूप से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियों का जनक मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे अधिक आशंका रहती थी। अंततः वे सैनिकों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। भारी भरकम सेना के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। इन हिल स्टेशनों को
सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया गया। सैनिकों को यहाँ विश्राम करने और इलाज करने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासकों को वहां के मौसम काफी लुभाता था। वायसराय अपने पूरे स्टाफ के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल लिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी। इस प्रकार गर्म मौसम में राजधानियां बदलने के क्रम पर विराम लग गया और शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का भी अधिकृत आवास बन गया। तो इतना ही था हमारा आज का। तो आई होप आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हम वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जिन भी स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं या फिर जो भी स्टूडेंट अपना वर्क करने के बाद फ्री रहते हैं, वैसे तो स्टूडेंट लाइफ फ्री रहने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स फ्री रहते हैं उनके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो में जीके क्वेश्चंस डाले हैं। तो वो अपना जो भी टाइम बचता है वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं, क्योंकि वो उनके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही था हमारा आज का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।